Hello guys, welcome to Exambee. So in this video we'll see what should be your strategy to prepare both descriptive ESI and objective ESI together. तो ऐसा क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे ताकि हमारा डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एक ही साथ प्रिपेयर हो एंड इसके लिए कोई अलग अलग हमें टाइम ना देना पड़े और टाइम हमारा बच भी जाए बिकॉज वी डू नॉट हैव मेनी डेज फॉर योर फेज टू एग्जामिनेशन. अभी आपको पता होगा कल ही रिजल्ट्स आ गए हैं, तो आई होप आप का भी क्लियर हुआ है एंड यू ऑल आर वेरी मच रेडी फॉर दिस नेक्स्ट फेज जो कि फेज टू विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है ये जो फेज टू ही है दैट इज गोइंग टू मेक और ब्रेक योर चांसेस, क्योंकि इसमें अगर आप मैक्सिमम मार्क्स रखते हो तो आपको इंटरव्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यूज एट द एंड ऑफ द डे वेरी सब्जेक्टिव. ये कोई भी वे में जा सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द डे, इट डिपेंड्स ऑन द पैनल, इट डिपेंड्स ऑन योर डे एज वेल एज द पैनल मेंबर्स डे. ठीक है, तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है एंड दे मे टेक योर आंसर इन अ डिफरेंट वे. तो इसके भरोसे ना रहने के लिए यू नीड टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ द फेज टू. ठीक है, फेज टू में मैक्सिमम मार्क्स हमें निकालना है एंड आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए भी सिमिलर वीडियोस मिल जाएंगे, एआरटी के लिए भी मिल जाएंगे एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. ओके, सो अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो आपको जैसे मैंने बता दिया, द रिजल्ट्स आर आउट नाउ. द कंपटीशन हैज नेरोड डाउन, बट कंपटीशन कम नहीं हुआ है. प्लीज रिमेंबर द कंपटीशन हैज नॉट रिड्यूस्ड. ठीक है, बस नेरो डाउन हुआ है. नाउ द कंपटीशन इज अमॉन्ग्स द बेस्ट ऑफ बेस्ट. ठीक है, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सम मैक्सिमम ऑफ दिस पीपल आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. उन्हें पता है एग्जैक्टली क्या करना है, हाउ, क्योंकि उन्होंने लास्ट प्रीवियस ईयर से एग्जाम्स दे रहे हैं. दे एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू फॉर द फेज टू. ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है, ठीक है, उन्हें पता है. एंड सम ऑफ यू आर न्यूबीज, आपको इतना नहीं पता होगा. तो इन दिस वीडियो आई विल क्लियर एवरीथिंग आउट. अगर आप एक न्यूबी हो, अगर आपको इस एग्जाम में के बारे में नहीं पता है, बट फर्स्ट थिंग आई वुड एडवाइस यू इज आप ना एक बार पीवाईक्यू देख लेना, पीवाईक्यू ट्राई कर लेना, एटलीस्ट हैव अ लुक एट द पीवाईक्यूज. तो उसमें से आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जाम, बोथ इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. तो इसके बाद ही फिर आप प्रोसीड करना अपने स्टडीज की तरफ. एंड अगर आप कंप्लीटली न्यू हो देन आई विल लेट यू नो अ प्लान जो आप फॉलो करो एंड डेफिनेटली विल बी डूइंग गुड इन योर फेज टू एग्जामिनेशंस. ओके, तो रिजल्ट्स आर आउट, व्हाट टू डू नेक्स्ट. बोथ हमें ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पार्ट कवर करने हैं. तो प्लीज डू नॉट बी इन दैट आइडिया कि आपको इनमें से कोई सा भी पार्ट थोड़ा कम फोकस दोगे तभी चलेगा, नहीं चलेगा. बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज very severe now. आपको पता होगा somewhere around 200 people in generalist they will be going to write they will be going to attend the interviews. Okay, तो इसी 200 में फिर अलग सा कैटेगरीज में अलग अलग strengths होंगे. So to be able to face the interview panel you need to be very good in both objective and descriptive. and इसके बाद भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाना है, तो यू हैव टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, प्लीज डू नॉट थिंक कि कोई एक सा सेक्शन में अगर इफ यू आर डूइंग एवरेज और दूसरे सेक्शन में यू आर डूइंग गुड देन आपके चांसेस हैं, बिल्कुल नहीं है. यू विल हैव टू डू बोथ द सेक्शंस गुड. तो ऐसा कोई फायदा नहीं है ना, बस आप इंटरव्यू पैनल फेस करके आ गए और फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, राइट. तो हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो यू हैव टू डू एक्सीलेंट इन बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज descriptive. So we'll first discuss what exactly you need to do in the descriptive part, then we'll discuss कि ऑब्जेक्टिव में क्या करना है. दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो इन ऑब्जेक्टिव पार्ट, आप वो भी देख सकते हो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके. तो ब्रीफली मैं फिर से आज भी बता दूंगा कि ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना होता है. तो नाउ यू कैन सी हियर आपको जो सिलेबस है, ठीक है, इसको क्या करना है. अगर अभी तक आपने ये नहीं किया है, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस एंड पेस्ट इट ऑन योर वॉल जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो. व्हाई? बिकॉज आपको as far as the ESI is concerned, or for that matter any part is concerned, the reason they are giving this particular syllabus is their questions will be limited to this syllabus only. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द करंट अफेयर्स पार्ट. करंट अफेयर्स में भी आप इनडायरेक्टली आप यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हो, बट जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है या ऑब्जेक्टिव में जो स्टैटिक से क्वेश्चंस आते हैं दैट विल बी ओनली फ्रॉम दिस सिलेबस ओनली. सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है. ठीक है, फॉर दैट रीजन ओनली दे हैव गिवन दिस सिलेबस. एंड आई हैव सीन एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें ये सिलेबस के बारे में पता भी नहीं है एंड दे आर राइटिंग दिस एग्जाम. तो सिलेबस के बारे में पता है कि बस वो नोटिफिकेशन में आता है
एंड बस आपको ये नहीं करना है, आपको यू नीड टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सिलेबस वेरी वेरी वेल, ठीक है, बहुत ही डिटेल में इसको स्टडी करो। एंड इसको स्टडी करना मतलब एटलीस्ट आपको आइडिया रह जाए कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है। तो ब्रीफली मैं बता देता हूँ हाउ टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सिलेबस। देखो यहाँ पे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, पहला टॉपिक है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपको क्या क्या आ गया, देखो स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स है ना, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी में ये से में आ चुका है। तो आप सोचो एग्जैक्ट ये उठा के डायरेक्ट पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे क्या ग्लोबलाइजेशन आ गया, अबाउट योर 1991 रिफॉर्म्स। तो मैं ब्रीफली बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपको ये सिलेबस को डिकोड करना है। तो 1991 रिफॉर्म्स के बारे में भी एग्जाम में आरबीआई में ऑलरेडी पूछ रखा है, ऑलरेडी नबार्ड में 2 times दे हैव आस्क्ड अबाउट योर एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे यू कैन सी ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्राइवेटाइजेशन, ये एग्जैक्ट टर्म में पूछा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, इसका इंपैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी पे, एग्जैक्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है। तो ये जैसे ऐसे ही करके आपको ना सिलेबस का हर एक पॉइंट पे आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है। इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी कोर्स, इफ यू हैव एनरोल्ड इनटू एनी कोर्स, देन आपको पास ऑलरेडी ये कंटेंट है। अगर नहीं है, थोड़ा टफ होगा, यू विल हैव टू सर्च ओवर द इंटरनेट ऑन योर ओन। तो यहाँ पे आप देखो जैसे टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में देखो क्या क्या चीजें हैं, ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रेंड्स, मतलब अभी रिसेंटली क्या ट्रेंड रहा है, एंड देन इम्पैक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल इनकम। सो इन्फ्लेशन इज लिमिटेड टू दिस ओनली। एंड इन द सेम लाइन उन्होंने आरबीआई में क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एन इंडिविजुअल, और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट आता है। तो सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है। तो सिमिलर लेवल पे आप यहाँ देखो, यहाँ पे यू कैन सी नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट, ठीक है, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। एंड ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन ओनली दे हैव आस्क्ड, जब आपको पता होगा 2021 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो 2021 में पहली बार डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ, तो इसमें सेम लाइन को उठा के उन्होंने पूछ लिया कि मेंशन द रोल्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस इन मैक्सिमाइजिंग द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन आवर कंट्री। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब जब आप कोई फार्मर जाके लोन बैंक से लेता है या कोई कोऑपरेटिव बैंक से लेता है, इसे हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल जैसे मनी लेंडर से लेता है, दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो गवर्नमेंट का प्रायोरिटी हमेशा रहता है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट शुड बी गिवन, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को बंद करना है। तो ये पूछा गया, इसमें सारे देखो इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज कौन कौन से हैं, बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, एंड लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो इसमें नबार्ड का भी रोल है, आपको पता होगा, रीफाइनेंस करता है ये सब लोन के लिए। तो ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, ये 5-6 इंस्टीट्यूशंस को ही आपको मेंशन करना है, एंड इसके एग्जैक्ट रोल क्या है, you could have mentioned your priority sector lendings, all these norms, okay, RIDF, क्योंकि एग्जाम में ये रूरल एज वेल एज एग्रीकल्चर को रिलेट करके पूछा गया था, तो एग्जैक्ट लाइन को पूछ लिए थे। तो यहाँ पे आप देखो फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में आपको पता है क्या क्या चीजें हैं इंडिया में, एक तो हो गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और एक पीडीएस। तो पीडीएस के बारे में लास्ट ईयर ही क्वेश्चन था। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस, सिलेबस से सब कुछ आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया एक पार्ट है, राइट। अभी तक नाबार्ड ने एक भी क्वेश्चन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इन इंडिया से किया नहीं है। तो दिस ईयर दिस पर्टिकुलर सेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाबार्ड। क्यों? क्योंकि आरबीआई भी लास्ट ईयर तक इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं किया था, बट दिस ईयर, नॉट फ्रॉम लास्ट ईयर, दे हैव स्टार्टेड आस्किंग। आपको पता होगा अर्बनाइजेशन के ऊपर इस बार क्वेश्चन था, राइट। तो ऐसे करके यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, जो कि सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया है। तो आपको पता होगा जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन से बहुत क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस है इस टाइम, क्योंकि एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसको भी बहुत अच्छे से आपको देख कर जाना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डिकोड दिस पर्टिकुलर सिलेबस, एंड इसमें हर एक पॉइंट आपको पता हो गया, राइट। आपको पता लग गया सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, मल्टीकल्चरलिज्म है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन है, जेंडर इशूज हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर और एक पार्ट आ गया आपका एजुकेशन और हेल्थ। तो इसमें फिर आ गया सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है, राइट, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और एक पॉइंट है दैट इज द रिजर्वेशन पॉलिसी इन आवर कंट्री। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिवाइड द सिलेबस। सिलेबस डिवाइड करोगे तभी आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगा कि भाई इसके ऊपर हमें प्रिपरेशन कैसे करना है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली नीड टू बी रेड। पहला ये तो पता लगाओ कि पढ़ना क्या है, उसके बाद उसे पढ़ोगे। ऐसे ही उठा के कुछ भी पढ़ लोगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर योर फेस टू एग्जामिनेशन, ओके। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिकोड योर सिलेबस। अगर इस पे कोई भी कुछ डाउट आता है ना, फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, तो आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर दैट, ओके। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, तो ग्लोबलाइजेशन आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, पहला चीज क्या आ गया, एलपीजी रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ठीक है, रिफॉर्म्स ऑफ 1991। देन ग्लोबलाइजेशन का स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, एंड इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वेरियस पार्ट्स, ठीक है, ऑन इकोनॉमी हो सकता है, ऑन सोशल लाइफ हो सकता है, ऑन फैमिली हो सकता है, राइट, ऑन वुमेन, द स्टेटस ऑफ वुमेन हो सकता है, इन लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, ऑन एजुकेशन हो सकता है, ऑन हेल्थ हो सकता है, राइट। तो ऑन ऑल दिस एस्पेक्ट्स आपको क्या करना है, इसका इम्पैक्ट सोचना है। देन आपको कुछ ग्लोबलाइजेशन के आपको पता होगा, तो देयर आर सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, दोज इंस्टीट्यूशंस आर क्लियरली मेंशन्ड इन योर सिलेबस एज वेल। तो जो हो गया आपका WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, मेजर 3 इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके बाद और एक पार्ट है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसमें बाकी सारे आ जाएंगे, जैसे आप G20 हो गया, आसियान हो गया, वो सब बात की बात है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड टू बी रेड इन द ग्लोबलाइजेशन पार्ट। ये आपका क्लियर हो गया, एक जगह आपने नोट कर दिया कि भाई ये चीजें हैं, क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, एटलीस्ट जो भी क्वेश्चन आता है ना, इसमें जो कंटेंट है, वंस यू हैव प्रिपेयर्ड योर कंटेंट फ्रॉम दिस पार्ट, एनी क्वेश्चन यू फेस इन योर एग्जामिनेशन, you will have at least 80% of the content already ready made, 80% कंटेंट आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड है। उसके बाद क्या करना है, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यू नीड टू जस्ट ट्विक योर आंसर्स, वो तभी करोगे आप एग्जाम में, वंस यू रेड द क्वेश्चन एंड यू अंडरस्टैंड यू नो दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, देन यू कैन ट्विक योर आंसर्स अकॉर्डिंगली, ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। तो ये आपको पता लग गया, तो इसके बाद आप प्रिपेयर कैसे करोगे, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, सपोज दिस इज एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स आ गया, एलपीजी में आपको क्या करना है, for only LPG you need to take 2 pages, you need to make your own notes, ठीक है, ये this is very important, ठीक है, notes आपको खुद का बनाना है, you know, in the next 15 days give whatever you have, बहुत टाइम देना है आपको, तभी जाके आपका वो दिमाग में वो क्लैरिटी रहेगा कि what exactly you need to write in your descriptive answers, and वो कॉन्फिडेंस भी रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो एलपीजी में नॉट मोर देन 2 पेजेस, आपको एक 2 ब्लैंक पेजेस लेना है नोट्स के लिए। देन वंस यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट एलपीजी, अगर आपके पास कोई कोर्सेज हैं उससे पढ़ो, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ो, गूगल करके पढ़ो, जो भी सोर्स है। तो सोर्स पढ़ने के बाद यू नीड टू मेक योर स्ट्रक्चर हियर, पूरा नोट्स नहीं बनाना है, बस स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन लगा दो कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और एलपीजी का कैसे हुआ, देन द बैकग्राउंड क्या था, 1991 रिफॉर्म से पहले ये सब बीओपी क्राइसिस था, ये ऑल दोज थिंग्स, देन एलपीजी, अबाउट लिबरेशन, अबाउट प्राइवेटाइजेशन, अबाउट ग्लोबलाइजेशन, 3 चीजें। तो ऐसे करके आपको ये 1.5 पेजेस में या 1.75 पेजेस में यू नीड टू कंप्लीट योर स्ट्रक्चर अबाउट दिस पर्टिकुलर एलपीजी, ठीक है। जो ये 0.25 या 0.5 वाला पेज रह गया, उसमें व्हाट यू नीड टू डू इज, इसमें एलपीजी के रिलेटेड कोई भी डायनामिक चीजें यू नीड टू मेंशन हियर, ठीक है, कोई भी डायनामिक है, कोई WTO का रिपोर्ट हो सकता है, एनी रिपोर्ट, या कोई इंडेक्सेस मिल रहा है, या कोई गवर्नमेंट की सोर्स से कोई पर्टिकुलर न्यूज मिल रहा है, तो उसको मेंशन करना है। उसका फायदा क्या है, व्हेन यू विल बी राइटिंग योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स ना, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत सारे डेटा, कोटेशंस एंड फिगर्स, ऑल दिस रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस आपको मेंशन करने होते हैं, तो यू नीड टू मेंशन हियर ओनली। देन आपको इसके बाद क्या होगा, ये आपके एलपीजी का नोट्स रेडी हो गया, एंड यू नीड टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर नोट्स एटलीस्ट 20 टाइम्स। रिवीजन बहुत टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने स्ट्रक्चर बना लिया है। वंस योर स्ट्रक्चर इज रेडी, देन उसके बाद आपको पता है कि उसमें लिखना क्या है, राइट। तो इसको एटलीस्ट 20 टाइम्स के लिए रिवाइज करो, एंड ऑल दिस जो फिगर्स हैं, जो ये डायनेमिक पार्ट है, उसको भी रिवाइज करना होगा। देन यू हैव योर कंटेंट रेडीमेड। इसके बाद अगर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉर दैट मैटर एलपीजी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, यू हैव द बेसिक्स, नाउ यू हैव द बेसिक्स, राइट। लिबरेशन के ऊपर आप लिख सकते हो 150 वर्ड्स, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर 150 वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर 150 वर्ड्स, और उसका बैकग्राउंड के बारे में आपको पता है अनदर 150 वर्ड्स। तो you will not have that scarcity of words or scarcity of content once you start making notes like this, okay। तो इसके बाद फिर जो as per the demand of the question थोड़ा सा ट्विक करके आपको लिखना होता है। so this is how you need to make your own notes on each and every part of your syllabus। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अगर इस पे भी कोई डाउट्स वगैरह है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस इन अ डिटेल मैनर। चाहे तो मैं आपका जो नोट्स भी दिखा भी सकता हूँ कि कैसे आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। अगर इससे क्लियर नहीं होता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स on the all section of ASA syllabus। that is going to be hectic, no doubt, but this exam जो 15 दिन है इसमें give whatever you have, सब कुछ लगा दो,
कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ना है, बिकॉज दिस इज वेरी कॉम्पिटेटिव फेज, क्योंकि फेज 2 जब आ गया ना, दिस इज वेरी कॉम्पिटेटिव। तो अगर आपको बहुत अच्छा करना है, इंटरव्यू के भरोसे नहीं रहना है, तो डू व्हाट एवर दैट इज नीडेड। एंड मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको क्या क्या करने हैं, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो दीज आर द टू मेजर थिंग्स, पीआईबी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। पीआईबी में यू विल हैव टू गो फॉर द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ पीआईबी, ओके। इसमें भी एनीथिंग रिलेटेड टू ईएसआई एंड एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनी अदर स्कीम्स दैट इज मेंशन्ड इन पीआईबी। एनी न्यू स्कीम्स हो गया, पुराना स्कीम्स हो गया, अभी रिसेंटली जैसे स्कीम्स था ना, श्रेष्ठा स्कीम हो गया, श्रेय स्कीम हो गया, उसका पूरा डिटेल्स है उस आर्टिकल में। पर्टिकुलर एक आर्टिकल में आप देखोगे सब कुछ, सारे डिटेल्स, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन द पीआईबी। तो उसी को आपको बेस बना के यू नीड टू प्रिपेयर 6 मंथ्स ऑफ पीआईबी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ये तो एक हो गया कि ऑल दोज गवर्नमेंट स्कीम्स दैट इज मेंशन्ड इन द पीआईबी you need to cover this. And apart from that there are certain flagship government schemes जो कि चाहे वो न्यूज में भी ना है, they will be asking questions. For example NRLM हो गया, राइट, और फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया या मनरेगा हो गया, ऑल दीज आर योर फ्लैगशिप स्कीम्स, ठीक है। तो ऐसे आपको 20 to 25 स्कीम्स मिल जाएंगे। इफ यू वांट अ लिस्ट कि भाई ये जो 25 स्कीम्स या 30 स्कीम्स है उसका एक लिस्ट हमें दे दो, whether it is in the news or not, भाई हमें इसे प्रिपेयर करना ही करना है। If you want a list तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव अनदर वीडियो जहाँ पे पूरा लिस्ट आपको मैं दे दूंगा। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम्स होंगे यू विल हैव टू कवर एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। स्कीम्स के सारे डिटेल्स यू नीड टू कवर, ओके। सो दिस इज हाउ यू नीड टू गो फॉर योर ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का और एक वीडियो है जैसे मैंने पहले भी बता दिया, तो उस वीडियो को जाकर पहले देख लेना कि हाउ टू प्रिपेयर गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर योर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ओके। तो आई होप आपको ये अभी क्लियर हो गया, डिस्क्रिप्टिव पार्ट एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज इन डिस्क्रिप्टिव यू नीड टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, प्लीज रिमेंबर ओन नोट्स फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है। सिलेबस से ओन नोट्स बनाना है, नॉट मोर देन 2 पेजेस, एक पार्ट का 2 पेजेस, ओके। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका मैक्सिमम 50 to 60 पेजेस में। एंड यू नीड टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर नोट्स एटलीस्ट 20 times. If you need any assistance on this particular note making thing, please let me know in the comment section. For objective PIB plus government schemes. Government schemes में 2 पार्ट आ गए आपके, those government schemes that are in the news और कुछ flagship schemes. So this is how you need to go for your ESI part. I hope अभी आपको मैंने ये सेशन से आपको पता लग गया होगा कि what needs to be the road map for the economic and social issues. तो प्लीज रिमेंबर बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी ईयर का ना आप उठा के मार्कशीट्स देख लेना, दोज पीपल हु हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन द बोथ डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव आर द वंस जिनका क्लियर हुआ है एग्जाम, ठीक है। तो बहुत अच्छे से लग जाओ, अभी बस 15 दिन है आपके पास। एंड अगर इस पे और फर्दर कोई क्वेरीज है या कोई क्लैरिफिकेशन इफ यू नीड, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट, ओके। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। दिस इज अमित साइनिंग ऑफ।